हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर के सिलेबस में जो फर्स्ट पेपर है वो इकोलॉजी का पेपर है। जब हम उसके सिलेबस को देखते हैं तो हमें लगता है कि अरे ये तो बहुत आसान चीज़ है और हम बहुत अच्छे से इसको मार्क्स लेके आ सकते हैं इसके अंदर। लेकिन कुछ टर्म्स और कुछ कंसेप्ट्स अगर हमें क्लियर नहीं होंगे तो हम इस इजी से पेपर के अंदर अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। और उसके लिए किसी भी इकोसिस्टम में जो होने वाली गतिविधियां हैं, जो प्रोसेसेस हैं, उसके जो कंपोनेंट्स हैं, उन सब का एक दूसरे से क्या रिलेशन है, उस सब को जाने बगैर हम इकोलॉजी को बहुत अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते हैं। तो आज जो टॉपिक हम लोग लेने वाले हैं वो है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। लेकिन इकोलॉजिकल पिरामिड्स को स्टडी करने से पहले हम किसी भी इकोसिस्टम के अंदर फूड चेन को समझते हैं। देखिए, जो सूरज से एनर्जी आती है, सारी ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो हमें सूरज से प्राप्त होती है। और सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का 1% से 3% तक प्लांट्स के द्वारा स्टोर कर लिया जाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। और वो जो एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। कितनी? सन से जितनी भी एनर्जी आती है उस ऊर्जा का 1% to 3% सिर्फ प्रोड्यूसर्स के द्वारा स्टोर कर ली जाती है। अब ये जो प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स को कुछ हर्बीवोर्स खाते हैं, जिनके अंदर इस 1 to 3% एनर्जी का सिर्फ 10% जाता है। तो जो हर्बीवोर है वो उसका 10% पार्ट तो बायोमास की तरह से स्टोर कर लेता है और बचा हुआ 90% वो अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ में उपयोग में ले लेता है। तो एक ट्रॉपिक लेवल से, लोअर ट्रॉपिक लेवल से हाई ट्रॉपिक लेवल तक जाने में सिर्फ 10% पार्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ द प्रीवियस ट्रॉपिक लेवल ही आगे के ट्रॉपिक लेवल में जाती है बायोमास के फॉर्म में। बाकी 90% जो होती है वो यूज़ कर ली जाती है। अब ज़रा सोचिए कि 1 to 3% जो आई सूरज से हर्बीवोर्स के थ्रू, प्रोड्यूसर्स के थ्रू, उसका 10% हर्बीवोर्स ने आगे कार्निवोर्स को ट्रांसफ़र किया। जब हर्बीवोर को किसी कार्निवोर ने खाया तो उस कार्निवोर में जो 10% एनर्जी गई, उस 10% एनर्जी का फिर 10% वो सेकेंडरी कार्निवोर के अंदर जाएगा। और सेकेंडरी कार्निवोर के अंदर जितनी एनर्जी के उसका 10% जो होगा वो फिर टॉप कार्निवोर में जाएगा। और जो टॉप कार्निवोर की एनर्जी थी वो उससे डिकम्पोजर्स के अंदर T5 जो लेवल है, ट्रॉपिक लेवल, उसमें गई। तो किसी भी इकोसिस्टम के अंदर अलग अलग ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं, T1, T2, T3, T4। T1 ग्रीन प्लांट्स का, T2 हर्बीवोर्स का, कार्निवोर्स, फिर टॉप कार्निवोर्स और फिर डिकम्पोजर्स। और अगर हम डेट्रिटस फूड चेन देखें, ये तो हो गई ग्रेजिंग फूड चेन। लेकिन अगर हम डेट्रिटस फूड चेन देखें जिसके अंदर डेड ऑर्गेनिक मैटर से एनर्जी कहाँ कहाँ जाती है? डेड ऑर्गेनिक मैटर को अर्थवॉर्म्स खाते हैं, अर्थवॉर्म्स से फ्रॉग में जाती है, फ्रॉग से स्नेक्स वगैरह के अंदर जाएगी और वहाँ से हॉक्स वगैरह जो होते हैं, जो कि स्नेक्स को खाते हैं, गिद्ध, उनके अंदर वो चली जाएगी। तो इस तरीके से एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरी ट्रॉपिक लेवल पर जाती है। और कंपोनेंट्स जो होते हैं, प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, टॉप कार्निवोर्स, डिकम्पोजर्स वगैरह होते हैं। तो अब हम आते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स पे। इकोलॉजिकल पिरामिड में जो प्रोड्यूसर लेवल
वो किसी भी पिरामिड का बेस कॉन्स्टिट्यूट करता है। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हमेशा पिरामिड का बेस बनाएंगे और उसके बाद में सक्सेसिव लेवल्स प्राइमरी, सेकेंडरी और कंज्यूमर्स वगैरह उसके ऊपर जाते हो जाएंगे। तो अलग अलग टायर्स बनती हैं और एपेक्स तक इकोलॉजिकल पिरामिड मूव करता है। अगर हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें इकोलॉजिकल पिरामिड्स का, तो किसी भी इकोसिस्टम के अंदर अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स का जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो कहलाता है इकोलॉजिकल पिरामिड। अब इकोलॉजिकल पिरामिड जो हैं वो 3 तरह के होते हैं। पहला है पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर जो है वो 2 तरह का हो सकता है। इसके अंदर इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स के संख्या किसी भी ट्रॉपिक लेवल में दिखाई जाती है। ये पिरामिड अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है। ग्रासलैंड के अंदर और क्रॉप इकोसिस्टम में पिरामिड अपराइट होता है, जिसके अंदर प्रोड्यूसर्स मैक्सिमम नंबर में होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं। उसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं, वो सक्सेसिव टायर्स बनाते हैं। और लास्ट टायर जो होती है वो एपेक्स कम्युनिटी बनाती है। लेकिन ये देखिए, दिस डायग्राम शोज upright pyramid of biomass showing decrease in the biomass in the successive trophic levels। सबसे पहले ग्रीन प्लांट्स बहुत ज़्यादा होंगे, ग्रासलैंड के अंदर बहुत सारे प्लांट्स होंगे। अगर हम उसका वज़न देखें तो जितनी भी घास, जितनी भी वीड्स, जितने भी प्लांट्स होंगे उन सब का वज़न बहुत ज़्यादा होगा। उसके बाद उनको हर्बीवोर्स खाते हैं। कुछ बकरियां या गाय वगैरह जो चरती हैं उनका वज़न अगर हम प्रोड्यूसर्स के कंपैरिजन में देखें तो थोड़ा कम होगा। अब इन गाय बकरियों को कुछ सेकेंडरी कार्निवोर्स खाते हैं और उन कार्निवोर्स को टॉप कार्निवोर्स शेर वगैरह खाते हैं। तो जंगल में कितने शेर होते हैं? थोड़े बहुत। तो अगर उनका वज़न देखा जाए तो वो सबसे कम होता है एज़ कम्पेयर टू अदर ट्रॉफिक लेवल्स। तो इसका जो पिरामिड बनता है वो अपराइट होता है। अगर हम ट्री इकोसिस्टम देखें तो ट्री इकोसिस्टम के अंदर भी अपराइट होता है। किसी वृक्ष का जो कि प्राइमरी जो कि प्रोड्यूसर है उसका वज़न ज़्यादा होगा। उसके बाद में हर्बीवोर्स होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होते हैं, फिर उसके बाद में सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं। इनके ऊपर जो कीड़े वगैरह लगे होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो हर्बीवोर्स हो गए। हर्बीवोर्स के बाद में चिड़िया वगैरह वो कार्निवोर्स हो गए। और इन कार्निवोर्स के ऊपर टर्शरी कार्निवोर्स जो इनके ऊपर जो दूसरे इंसेक्ट्स होते हैं वो टर्शरी कंज्यूमर्स हो गए। तो इसका भी ट्री इकोसिस्टम का भी जो पिरामिड बनता है वो अपराइट बनता है। लेकिन अगर हम एक पॉन्ड इकोसिस्टम को देखें तो पॉन्ड इकोसिस्टम में जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, एल्गी होती है, डायटम्स वगैरह होते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। या पॉन्ड के अंदर जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उनका वज़न कम होता है। उनकी संख्या ज़्यादा हो सकती है लेकिन उनका वज़न कम होता है एज़ कम्पेयर टू द फिशेस प्रेजेंट इन दैट पॉन्ड विच डिपेंड for their food on these phytoplanktons।
ये मछलियाँ इन फाइटोप्लैंक्टन्स को, एल्गा वगैरह को या प्लांट्स को खाती हैं। और फिर उसके बाद में कुछ ऐसी मछलियाँ होती हैं जो कि कार्निवोरस फिश होते हैं, जो कि मछलियों, छोटी मछलियों को खाती हैं। दीज आर द सेकेंडरी कंज्यूमर्स। अगर हम इनका वज़न देखें तो इनका वज़न कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। सो पॉन्ड का जो पिरामिड है वो इन्वर्टेड पिरामिड होगा, वेराज ग्रासलैंड का या किसी ट्री का बायोमास का पिरामिड है वो अपराइट होगा। उसके बाद में आता है पिरामिड ऑफ नंबर। अगर किसी ट्री का पिरामिड हम देखें, पिरामिड ऑफ नंबर, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कम पौधे होंगे, उनके उन हर एक पौधे के ऊपर बहुत सारी संख्या में बर्ड्स वगैरह रहेंगी और इन बर्ड्स के ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, वो सरवाइव करते हैं। तो उनकी अगर संख्या देखें तो हर बर्ड के ऊपर डिपेंड करते हैं बहुत सारे इंसेक्ट्स, तो उनकी संख्या और भी ज़्यादा होगी। तो अगर हम नंबर का पिरामिड देखें तो ट्री इकोसिस्टम के अंदर ये इन्वर्टेड पिरामिड होगा। उसके बाद अगर हम पिरामिड ऑफ एनर्जी देखें, लेकिन ग्रासलैंड के अंदर पिरामिड ऑफ एनर्जी देखें तो सबसे ज़्यादा एनर्जी मैंने आपको बताया जो सन से जितनी भी एनर्जी आती है उस एनर्जी का 1 to 3% सबसे ज़्यादा किसके द्वारा लिया जाता है? प्रोड्यूसर्स के द्वारा लिया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा होंगे, ग्रासलैंड के अंदर बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है, एक्वाटिक प्लांट्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा होंगे। उसके बाद धीरे धीरे एनर्जी जो होगी वो आगे के ट्रॉपिक लेवल्स को ट्रांसफ़र होती चली जाएगी, लेकिन उनके अंदर एनर्जी कम होती चली जाएगी। सो दी पिरामिड ऑफ एनर्जी इज़ ऑलवेज अपराइट। एनर्जी वैल्यू पर स्क्वायर मीटर में पर ईयर डिक्रीज़ होती चली जाती है बाय अप्रॉक्सीमेटली 1/3। तो हमेशा ये जो पिरामिड होगा ये हमेशा अपराइट होगा। सो अगर हम नंबर का पिरामिड किसी ग्रासलैंड में देखें और बायोमास का पिरामिड किसी ग्रासलैंड में देखें तो वो हमेशा अपराइट होगा। पॉन्ड इकोसिस्टम में बायोमास का पिरामिड इन्वर्टेड होगा, जबकि ट्री इकोसिस्टम में नंबर का पिरामिड इन्वर्टेड होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द पिरामिड।